Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about Horace Society and Colonism. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जावा के जंगलों में हुए बदलावों के बारे में पढ़ा था। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं युद्ध और विनाश। तो देखिए, तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो था वो शुरू हुआ था और साल 1918 में वो समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध साल 1939 में शुरू हुआ था और साल 1945 में समाप्त हुआ था, जिसमें जो था वो जर्मनी एक तरीके से हार गया था। तो भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेहतियासा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति यानी कि स्कॉर्टेड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपनी युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन ज़मीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यानी कि वर्तमान भारत की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों के उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। तो युद्ध और वन के विनाश जो है इस तरीके से हुए। तो देखिए चित्र 23 में क्या बताने की कोशिश की है। तो इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड सुलेपेगोंडा पर एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार वार टिम्बर स्लीपर। तो 1917 का एक चित्र है। तो देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने औपनिवेशिक संघवादों और व्यक्तियों का ऐसा ध्यान करने में सक्षम न होते। तो दोनों विश्व युद्ध का हिंदुस्तान व इंडोनेशिया पर दूसरी जगह के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। तो कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग में युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करके इसके लिए जमकर वृक्ष काटे गए। तो देखिए, तो किस तरीके से जो जंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित रहे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में। तो यानी कि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की भूमिका जो थी वो अदा की जा रही थी हर एक चीज़ में। जैसे हमारी ये रेलवे लाइन बिछाई गई तो बिना लकड़ी के, बिना जंगल के, ये बिना इम्पॉसिबल ही थी, क्योंकि बिना स्लीपर्स के किस तरीके से रेलवे की पटरियों को बिछाया जाता। और युद्धों में भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जंगल का महत्व था। फिर कुछ समुदायों के लिए काफ़ी ज़्यादा जंगल जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्व थे। और आप लोगों को पता भी होगा कि जो जंगल है हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि हमें जंगलों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ और कई सारी वस्तुएं जो है वो प्राप्त होती हैं। तो अब हम बात करते हैं वानिकी में नए बदलाव। तो वानिकी में कौन कौन से नए बदलाव आए अब देखते हैं। तो 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। तो परिणाम स्वरूप वनों में इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। तो सरकार ने भी यह मान लिया था कि यह लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। तो मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राय इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। तो कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहते थे। तो इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। तो स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। तो देखिए, एक चित्र इसमें यहाँ पर भी दिया गया है। डच औपनिवेशिक शासन में अधीन रैमबेग के लट्ठों का गोदाम। तो रैमबेग एक तरीके से एक लकड़ी है। देखिए, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा गोडाउन है। ऑलराइट, तो देखिए, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम कुछ पर्सन इसके से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
कि मेंस की परीक्षा में अगर ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए तो आप किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे। मान लीजिए आपसे 100 वर्ड्स में पूछ सकता है, 150 वर्ड्स में पूछ सकता है, मैक्सिमम 200 या 250 वर्ड्स में पूछ सकता है, बस इतनी वर्ड्स लिमिट रहती है। परंतु प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि 100 से लेकर 150 वर्ड्स के ही अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलता क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए, तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधक में आए परिवर्तनों में इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। तो आप एक तरीके से पूरा का पूरा इसको लिख दें कि औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधक में इस तरीके से जो था वो समुदायों को इस तरीके से प्रभावित किया। तो झूम खेती करने वालों को इस तरीके से प्रभावित किया, घुमतू चरवाहू समुदायों को इस तरीके से प्रभावित किया। तो इन पॉइंटों को लेकर के आप इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। अब दूसरा आता है बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधकों में क्या समानताएं थी। तो पहले आप बस्तर के बारे में लिख देंगे, फिर जावा के बारे में लिख देंगे, और उसके अंतर्गत जो कानून वहाँ पर प्रतिपादित किए गए थे, तो कानूनों के प्रतिपादित करने पर क्या क्या जो घटनाएं थी वहाँ पर घटी थी वो पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। देन आप इसको 100 वर्ड्स में लिख देंगे। और ये ज़रूर चीज़ें याद रखिए कि हर एक क्वेश्चन को आपको पॉइंट में लिखना है, ना कि एक तरीके से थ्योरेटिकल जैसे आप लिखते गए। जैसे हमने अभी बुक को पढ़ा है तो आपने बुक में देखा होगा कि हेडिंग वाइज हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, तो उसको भी हमें एक तरीके से पूरा का पूरा पॉइंट में लिखना है। यानी कि हेडिंग डालकर भी हम लोगों को पॉइंट में लिखने की कोशिश करनी है कि जिससे एग्जामिनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोर ना हो जाए आपकी कॉपी को देखकर, जिससे उसको हर एक चीज़ मतलब इंटरेस्टिंग लगे और वो एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांचें और अच्छे से जांचें, और जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दें। तो देखिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि सन 1880 यानी कि 1818 में 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में वनाक्षी क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। तो पहले में 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। ये इस गिरावट को निम्नलिखित कारकों में भूमिका बताओ। तो पहले तो हम गिरावटों की जो कारण थे, एक तरीके से कारण पर हम लिख देंगे पूरा का पूरा। फिर रेलवे में किस तरीके से गिरावट आई, जहाज़ निर्माण में किस तरीके से, कृषि विस्तार में किस तरीके से गिरावटें आई, तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर देंगे। अब आता है युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित हुए। अब युद्ध से जंगल अभी हमने अपने इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित हुए। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी ज़्यादा जो जंगल थे वो प्रभावित हुए थे। ऑलराइट, तो आई होप कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।